हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूर्य विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटे ये चैप्टर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 और एसवाई बैक सेमेस्टर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। और मेरे कुछ सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, बहुत सारे मेथड ट्राई कर लिए, बट हमें कुछ समझ नहीं रहा है। तो बेटे आज के लेक्चर में आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझेगा, बट उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और बेटे हम आज एक ऐसा ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं जिससे आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही नहीं। तो बेटा मैं ये चाहता हूं कि आप ये पूरा लेक्चर अटेंड करो ताकि आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बेटे चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि सर हमें यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों आ जाता है। बेटा आपने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था, सर कौन सा चैप्टर था? बेटा वो चैप्टर था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमें कैश बुक और पासबुक ये दोनों बनाना था। सर क्या ये सेम वैसा ही चैप्टर है? नहीं बेटा वैसा ही नहीं है, हाँ बट थोड़ा बहुत तो सेम है। क्या हमें आज यहाँ भी कैश बुक और पासबुक बनाना है? नहीं नहीं बेटा हमें कैश बुक और पासबुक नहीं बनाना है, बट वैसा ही एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद में जो डिफरेंस मिलेगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा जब हम 11th स्टैंडर्ड में थे तो हमने एक अकाउंटिंग बनाया था जो था फाइनल अकाउंट। बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमारा बहुत ही पसंदीदा चैप्टर था। बेटा हमें पता है। और हम फाइनल अकाउंट क्यों बनाते थे? सर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम 11th में थे, जब हम 12th में थे, तब ये फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तब हम क्या पढ़े थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े थे और हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा भी नॉलेज नहीं था। तो बेटा आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी बात करेंगे। अब हम थोड़ा सा और बड़े हुए तो हम टीवाई बीकॉम में आए, एसवाई बैफ में आए, तो हमने एक बुक पढ़ा जिसका नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग। एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग। सर हमने वहां पे भी एक चैप्टर पढ़ा था कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट में हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया था। बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये तो जो है हमने अभी जस्ट क्लियर किया, अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया। इस चैप्टर से पहले हम कॉस्ट शीट ही पढ़ रहे थे और कॉस्ट शीट में हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया था। मैनेजमेंट ये बोलेगा कि आपने फाइनल अकाउंट आई मीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट फाइंड आउट किया, कॉस्टिंग का, कॉस्ट शीट का प्रॉफिट फाइंड आउट किया। क्या वो दोनों सेम आया? हम बोलेंगे सर वो तो सेम नहीं था। तो मैनेजमेंट बोलेगा कि आप मुझे बता दो कि कितना डिफरेंस आ गया, क्यों सेम नहीं आया और क्या क्या डिफरेंसेस हुआ। तो वो सब डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक तो समझ में आ गया है। अब बेटे आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्रॉफिट या फिर लॉस पे रहेगा। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो या तो प्रॉफिट या फिर लॉस पे रहेगा, या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस पे रहेगा, या फिर कॉस्ट शीट आई मीन कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस पे रहेगा। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सर हमें किस तरह से और किसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है? तो जब कभी भी आपको प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोला रहेगा तो आप क्या करोगे बेटा? उसको पहले तो प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये हो गया है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये हो गया है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं। सर डेबिट साइड में हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो, क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेम कॉस्ट शीट में भी कुछ डेबिट और क्रेडिट होगा। अब यहां पे ध्यान दोगे आप, अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो हमने जब फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट लॉस बनाया था और हमें प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट साइड में मिलता था, तो हम क्या करेंगे?
प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेबिट में प्लस कर देंगे, क्रेडिट में माइनस आएगा। अब यहाँ पे डेबिट में प्लस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेबिट में प्लस, तो यहाँ पे डेबिट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के डेबिट में माइनस हो जाएगा। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्रेडिट साइड में माइनस है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के डेबिट साइड में प्लस हो जाएगा। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। सेकंड, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट किया तो आप क्या करोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के डेबिट में प्लस करोगे और क्रेडिट में माइनस होगा। डेबिट में प्लस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेबिट प्लस में है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेबिट माइनस में होगा और ये प्लस में हो जाएगा। बेटा अगर आपने लॉस से स्टार्ट किया हुआ है, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आपको पता है कि जब हम प्रॉफिट लॉस बनाते थे तो हमें क्रेडिट साइड में लॉस मिलता था, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्रेडिट साइड का प्लस कर दोगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में। बेटा अगर आपने लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट किया हुआ है, तो लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्टिंग का डेबिट साइड में, सॉरी कॉस्टिंग का क्रेडिट साइड में बेटा आप प्लस कर दोगे, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो बेटा आपको वहां पे मेंशन किया रहेगा कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे स्टार्ट कर रहे हो। जिससे भी स्टार्ट करो आप वहां पे क्या करोगे बेटा, इस तरह का प्लस माइनस बना लेगा। इस तरह का अगर आप प्लस माइनस बनाओगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग होगा ही नहीं। बच्चे बोलेंगे सर थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, बेटा अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, जब हम क्वेश्चन चालू करेंगे तो आपको सभी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। अब हर एक चीज स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलो इसके बेस पे हम बेटा एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी दिया रहेगा और कॉस्ट अकाउंटिंग भी दिया रहेगा। इनकेस नहीं दिया है तो हम उसे क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर, ये टीवाई बीकॉम का बुक है 364, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ने अपना बुक ओपन कर लिया है। टीवाई बीकॉम के बुक में 364 पेज नंबर पे और क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ये आपको भी है, स्वाध्याय के बच्चे, ये आपको भी है। और आपके बुक में मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेज नंबर अलग होगा बट इलस्ट्रेशन सेम होगा। RST Limited has furnished the following information from the financial books for the year ended 31st March 2012। RST Limited, अगर आपके पास बुक है स्वाध्याय स्टूडेंट, आपके पास अगर बुक है तो आप ओपन कर लो और RST Limited करके ऐसा ढूंढो, मिल जाएगा। तो बेटा आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, मतलब मुझे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया है। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है और जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालना है। हमें कॉस्ट शीट बनाना है एंड विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो चलो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं कॉस्ट शीट का, देन विल सी द रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बेटे हमें यहाँ पे कॉस्ट शीट फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को रिकंसिलिएशन रिकंसाइल करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो आप, मैं अभी फिलहाल इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम कॉस्ट शीट। हम पहले कॉस्ट शीट से स्टार्ट करते हैं, ये आप पढ़ चुके हो। और तो बेटा आप क्या करोगे, वन बाय वन इसको रीड करोगे, वन बाय वन इसको रीड करोगे और जो भी एडजस्टमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूरा का पूरा कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड
फॉर द ईयर ended 31st March 2012, raw material consumption is 40 per unit of production. अब बेटे हमें यहाँ पे पता नहीं है कि हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया हुआ है, तो आप ऊपर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में दिया हुआ क्रेडिट साइड में सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और डेबिट साइड में आपको रॉ मटेरियल दिया हुआ है, और उसके ऊपर फिनिश गुड्स 2500 यूनिट्स दिया हुआ है. विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड आउट प्रोडक्शन. और बेटा प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो सेल आपको यहाँ पे 47,500 दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 2,500. नहीं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक आपको 5,000 दिया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक दे हैव गिवन 5,000 एंड ओपनिंग स्टॉक इज 2,500. तो बेटा आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 50,000. इसका मतलब ये है कि आपने 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया हुआ है. तो यहाँ पे हमने 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया हुआ है. बच्चे बोलेंगे सर ये किस काम आएगा? बेटा आप इतना टेंशन मत लो, हम इसका भी यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा ए डायरेक्ट मटेरियल. एंड डायरेक्ट मटेरियल दे हैव गिवन रॉ मटेरियल कंजप्शन इज 40 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. तो ये बेटा आ जाएगा 40 पर यूनिट. तो 40 मल्टीप्लाई बाय 50,000 कर दोगे, आपको मिल जाएगा 20 lakhs. बच्चे बोलेंगे सर ये कॉस्ट शीट तो हमें आता है, हम इजीली प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है बेटा, अगर आपको कॉस्ट शीट आता है तो वीडियो को पॉज करके आप कॉस्ट शीट बनाना स्टार्ट करो और कॉस्ट शीट का प्रॉफिट मुझे बताओ. देन बेटा आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ डायरेक्ट वेजेस आर 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. सो राइट ओवर हियर डायरेक्ट वेजेस. एंड बेटे इट इज अ 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. तो डायरेक्ट मटेरियल का 70%, इसका मतलब ये है कि 40 का 70% आपको मिल जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 50,000 इंटू 50,000 कर दो, ये आपको मिल जाएगा 14 lakhs. अब यहां पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ नहीं है, तो हम सी इज प्राइम कॉस्ट. तो यहां मुझे सी मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट. अब प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगा, ये दोनों को ऐड कर दो. तो 20 lakhs प्लस 14 lakhs आपको मिल जाएगा 34 lakhs, और ये मिल जाएगा 68. डी वर्क ओवरहेड्स. बेटा वर्क ओवरहेड्स को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. मतलब डायरेक्ट मटेरियल मुझे 50%, आई मीन डायरेक्ट मटेरियल दे हैव गिवन 40, तो 40 का 50% इज 20, इट इज वर्क ओवरहेड्स. 20 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो आपको मिल जाएगा 10 lakhs. Then here they have given administrative overheads are taken 20% of work cost. तो बेटा आपको यहाँ पे E will be work cost. वर्क कॉस्ट कैसे मिलेगा? आप क्या करोगे, प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड्स को ऐड कर दोगे. तो 34 lakhs प्लस 10 lakhs 44 lakh, और ये आपको मिल जाएगा 88. आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक समझ रहा है. नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. Admin overheads they have given and it is a 20% of work cost. तो 88 का 20%, तो बेटा यहाँ पे 88 मल्टीप्लाई बाय 28%, सॉरी 88 मल्टीप्लाई बाय 20%, इट इज 17.6. उसको बेटे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 50,000 में, और ये आपको मिल जाएगा 8,80,000. तो ये आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अभी दोनों को प्लस कर दो,
8,80,000 प्लस 44 लाख, 52,80,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 105.6। अब बेटा इसमें प्लस करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को फॉर्मेट याद होगा कॉस्ट शीट का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको यहाँ पे 101.80 ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, सर इट इज 2500, तो 2500 में 101.80 मल्टीप्लाई करोगे, 101.8 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो बेटा ये आपको मिल जाएगा 2,54,500। अब दोनों को प्लस कर दो, रुकते फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक के रुकते हैं हम लोग। लेस क्लोजिंग स्टॉक, बेटा आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब यहां पे आपको दिया हुआ है 5,000, और बेटा क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कैलकुलेट होता है किसके बेसिस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट पर यूनिट कितना मिला हुआ है, 105.6। तो आप क्या करोगे, 5,000 को 105.6 से मल्टीप्लाई करोगे, जितना आएगा उतना माइनस कर दोगे। तो ये 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 105.6, 5,28,000। So it is 5,28,000। अब बेटे इसको माइनस कर दो, 52,80,000 प्लस 2,54,500 माइनस 5,28,000, 50,06,500 डिवाइडेड बाय 47,500, 105.4। ये आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने 47,500 से क्यों माइनस किया। बेटा हमने प्रोडक्शन कितने किया हुआ था, 50,000 का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हमने क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस कर दिया ना। आई मीन 50,000 में से हमने 2,500 प्लस किया, ये जो मुझे मिला, उसमें से 5,000 माइनस किया, तो बचा कितना, 47,500, जो कि मुझे सेल करना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अगर इनकेस आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो हम हमेशा सेल वैल्यू आई मीन सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ये आपने कॉस्ट शीट में सीखा हुआ है। अभी यहां पे आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये दिया हुआ है। इट इज रिकवर्ड एट 15 पर यूनिट, 15 पर मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे, 15 पर यूनिट। तो बेटे 15 मल्टीप्लाई बाय 47,500, 7,12,500, इसको ऐड कर दो, 50,06,500, 57,19,000 divided by 47,500, 120.4, and it is a cost of sale. बेटा यहां पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, देन सेल। अब यहां पे उसने बोला हुआ है सेलिंग प्राइस इज रिकवर्ड, आई मीन सेलिंग प्राइस इज रिकॉर्डेड एट ₹125, तो ये आपको 125 पे दिया हुआ है। अब 125 कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का 125 है, तो 47,500 कितना होगा, 125 मल्टीप्लाई बाय 47,500, 59,37,500। अब क्या करोगे आप, 59,37,500 में से 57,19,000 माइनस कर दोगे,
2,18,500 डिवाइडेड बाय 47,500, 4.6। तो बेटे ये हमने कॉस्ट शीट का प्रॉफिट निकाल लिया। और फाइनेंशियल प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर हमें कॉस्ट शीट तो पहले से ही समझा था, अब और अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट शीट का कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट मिल गया है। और आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बना के दिया है। तो बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बना के दिया है और वहीं पे ही हमें प्रॉफिट भी दिया है डेबिट साइड में। देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सॉरी बेटा ये आपको नेट लॉस दिया हुआ है। और नेट लॉस कितना दिया हुआ है? 36,000। नेट लॉस आपको क्वेश्चन में 36,000 दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हम रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप चाहो तो फाइनेंशियल लॉस से भी स्टार्ट कर सकते हो और चाहो तो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बेटा मैं स्टार्ट करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से। तो अभी आपके पास ये होना चाहिए और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मेट है वो होना चाहिए। तो यहां पे आप लिखोगे नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना दिया हुआ है? 2,18,500। इसको आप सीधा आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर दोगे। फिर यहां पे आप लिखोगे बेटा ऐड और यहां पे आ जाएगा लेस। ओके बेटे हम एक इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब हमें क्या करना है? हमने स्टार्ट किससे किया? कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो हमारा पूरा फोकस कॉस्ट अकाउंटिंग पे रहेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट किस साइड आता है? सर डेबिट साइड आता है। तो आप क्या करोगे? डेबिट में प्लस कर दोगे। जो मैंने यहां पे कुछ लिखाया था पहले कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मैंने आपको लिखवा के दिया था। अगर आपने उसको रिकॉर्ड किया है, आप उसको ओपन करके देखो। तो जब मैं नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करूंगा तो मेरा प्लस डेबिट में रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के डेबिट में, और माइनस कॉस्ट अकाउंटिंग के क्रेडिट साइड में। यहां माइनस है तो बेटा यहां पे प्लस आ जाएगा। डेबिट में कॉस्ट अकाउंटिंग का डेबिट प्लस में है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग माइनस में आ जाएगा। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है। इसी के बेस बेटा आपको ये सॉल्व करना है, कंपेयर करना है और यहां से माइनस प्लस डिसाइड करना है। चलो अब बेटा हम स्टार्ट करें सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल से। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है कितना? 20,80,000। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको डायरेक्ट मटेरियल 20,80,000 दिया हुआ है और डायरेक्ट मटेरियल आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में 20 लाख दिया हुआ है। तो बेटा किस साइड ज्यादा है? बच्चे बोलेंगे सर फाइनेंशियल में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे 20,80,000 दिया हुआ, मतलब 80,000 ज्यादा है। कहां पे? फाइनेंशियल में। तो फाइनेंशियल का डेबिट साइड ज्यादा है ना। ध्यान से देखो आप लोग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेबिट साइड में रॉ मटेरियल आता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेबिट साइड में माइनस आया हुआ है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेबिट साइड मुझे 20,80,000 दिया हुआ है और यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट मटेरियल कितना बेटा? 20 लाख है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा कहां पे है? सर ज्यादा मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेबिट ज्यादा आ रहा है, मतलब कहां रिकॉर्ड करूंगा मैं? माइनस में। यहां पर लिख दो आप डायरेक्ट मटेरियल 20,80,000 माइनस 20 लाख। कितना ज्यादा आ रहा है बेटा? सर ज्यादा मुझे 80,000 आ रहा है। ठीक है यहां पे लिख दो। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड ये हो चुका है, यहाँ पे ऐसा टिक मार्क कर दो। डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे 14 लाख दिया हुआ है और बुक में कितना दिया हुआ है? 15,50,000। सर अभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा है तो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे भी आ जाएगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा है और फाइनेंशियल का डेबिट माइनस में है। 15,15,000
माइनस 14 लैक्स। तो 15 लाख 15,000 माइनस 14 लाख कितना बचेगा? 1,15,000। थर्ड, अब बेटे यहां पे आपको वर्क ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स 10 लाख दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स दे हैव गिवन 10 लाख और यहां पे दिया हुआ है 10,18,000। इसका मतलब ये है कि सर यहां भी मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा मतलब माइनस, फाइनेंशियल का डेबिट ज्यादा तो फाइनेंशियल का डेबिट माइनस में है। राइट ओवर हियर फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहां पे आपको 10,18,000 दिया हुआ है, 10,18,000, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको 10 लाख दिया हुआ है। इसका मतलब 18,000 ज्यादा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नेक्स्ट, एडमिन ओवरहेड्स 8,80,000 और यहाँ पे आपको एडमिन ओवरहेड दिया हुआ है 8,45,000। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे आपको 8,80,000 दिया हुआ है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 8,45,000 दिया हुआ है। बच्चों आप बता दो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा है? बच्चे बोलेंगे सर क्लियर दिख रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा है। तो मतलब कॉस्ट का डेबिट ज्यादा है, तो कॉस्ट का डेबिट ज्यादा है मतलब कॉस्ट का डेबिट कहां पे आएगा? प्लस में आएगा। सो राइट ओवर हियर नंबर 1 ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स 8,80,000 माइनस 8,45,000। बेटा माइनस कर दोगे और यहां पे आपको मिल जाएगा 35,000। माइनस करने पे आपको मिलेगा 35,000। देन अब बेटे हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एकदम देखो टॉप पे दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस के ऊपर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 2,50,000 और यहाँ पे कितना है? 2,54,500। तो क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा है? बच्चे बोलेंगे सर कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा है। तो और ओपनिंग स्टॉक आता कहां पे? डेबिट साइड में आता है। आप ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान दोगे आप तो ओपनिंग स्टॉक इज इन डेबिट साइड। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेबिट प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा, ऐड में आएगा। राइट ओवर हियर ओपनिंग स्टॉक इज 2,54,500 माइनस 2,50,000। 4,500 ज्यादा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों को पूरा क्लियरली समझ रहा है क्या? अगर नहीं समझ रहा है तो एक बार वापस से जो मैंने बेसिक पढ़ाया है उस पर ध्यान दो, आपको क्लियरली समझ में आएगा। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक इज अ क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक जो है बेटा वो क्रेडिट आइटम होता है। अब आप क्रेडिट साइड ध्यान दोगे, यहाँ पे आपको दिया है 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज 5 लाख और यहाँ पे मिला कितना है? 5,28,000। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेस में क्लोजिंग स्टॉक 5,28,000 और आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिया है 5 लाख मतलब 28,000 यहाँ पे आपको ज्यादा दिया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,12,500। यहाँ पे आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 7 लाख और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7,12,500। ये डेबिट आइटम है बेटा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेबिट प्लस में है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स यहाँ पे आपको मिला है 7,12,500 और आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिया है 7 लाख मतलब 12,500 मुझे ज्यादा मिल रहा है इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट, अब बेटा आप ध्यान दोगे यहाँ पे कि आपको सेल कितना दिया हुआ है। सर सेल यहाँ पे 59,85,000 दिया हुआ है और सेल क्रेडिट साइड में आता है। सेल कहां पे आता है? क्रेडिट साइड में आता है और ये आपको 59,85,000 क्रेडिट साइड में दिया हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और कॉस्ट अकाउंटिंग में दिया हुआ है 59,37,500। तो ज्यादा मुझे कहां मिल रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्रेडिट साइड प्लस में है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्रेडिट साइड प्लस में है तो आप प्लस में लिखोगे।
सेल्स 59,85,000 माइनस 59,37,500। तो बेटा इसको माइनस कर दो। 59,85,000 माइनस 59,37,500, 47,500। तो बेटा ये हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी था वो हमने कंपेयर कर दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ आइटम्स अभी भी बचे हुए हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आते नहीं है, तो हम उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है गुडविल राइट ऑफ 60,000 और ये डेबिट साइड में दिया हुआ है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेबिट साइड माइनस में आता है। राइट ओवर हियर गुडविल राइट ऑफ, और ये आपको दिया हुआ है 60,000। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ये भी आपको डेबिट साइड में दिया, यहीं पे आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। सेल्स हमने रिकॉर्ड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर दिया है। कमीशन रिसीव्ड जो कॉस्ट शीट में नहीं आता है बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, और ये क्रेडिट साइड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्रेडिट साइड, तो बेटा फाइनेंशियल क्रेडिट साइड प्लस में आता है। कमीशन रिसीव्ड 35,000, कमीशन रिसीव्ड 35,000। बैड डेट्स रिकवर्ड 12,000, राइट ओवर हियर bad debts recovered and it is 12,000। तो बेटा हमने ऑलमोस्ट सभी रिकॉर्ड कर लिए, कुछ बचा नहीं है, तो अभी हमें यहाँ पे इसको पहले ऐड कर लेना है। 35,000 प्लस 4,500 प्लस 12,500 प्लस 47,500 प्लस 35,000 प्लस 12,000, तो ये आपको मिल गया है 1,46,500। सो राइट ओवर हियर 1,46,500। अब ये दोनों को ऐड कर दो, प्लस 2,18,500, 3,65,000। अब इसे ऐड कर लो बेटा, 80,000 प्लस 1,15,000 प्लस 18,000 प्लस 28,000 प्लस 60,000 प्लस 1 लाख, तो आपको मिल गया 4,01,000। बेटे ये आपको मिल गया 4,01,000, इसका मतलब ये है कि मेरा लेस ये जो माइनस वाला आइटम अमाउंट ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करोगे 3,65,000 में से 4,01,000 माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा 36,000। और ये बेटा माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये लॉस है, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो बेटे आप अगर ध्यान दोगे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में नेट लॉस दिया हुआ है और जो 36,000 है। देखिए यहाँ पे अगर दोनों सेम आ रहा है, बेटा हमने यहाँ पे कॉस्ट शीट फाइंड आउट किया और मुझे 2,18,500 मिला, और मैंने कॉस्ट शीट के प्रॉफिट से स्टार्ट किया और मुझे पता करना है कि मेरा कितना डिफरेंस आया हुआ है। वो डिफरेंस हमने कैलकुलेट करने के बाद में मुझे यहाँ पे मिला 36,000 जो कि नेट लॉस है, और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया, पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। तो बेटे अगर समझ में आया है तो इसको एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनको बोलो वो भी सब्सक्राइब कर दे और कंटिन्यूअसली मेरे वीडियो को देखे, उनका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बेटा जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मेरे से पूछ सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच बेटे मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।